नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 13 सितंबर 2023 और आज आपका MTS का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में GK GS, करंट अफेयर तथा इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर उपलब्ध हो गया हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको आगे एग्जाम देना है सभी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे MTS सीरीज टुडे एग्जाम के नाम रहा है भाई। टुडे एग्जाम हमेशा आपको हर शिफ्ट में 20+ क्वेश्चन मिला के दिया है। ये कोई हवाबाजी नहीं है। ये जो बच्चे आपके सामने ये व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीन काटा हुआ है जिन्होंने क्वेश्चन दिया है, ये सब बच्चे जब क्वेश्चन कमेंट करेंगे वीडियो में तो आप भी पूछ सकते हैं। देखिए 11:32 में मैंने इसे कट किया है और अभी हमारे हिसाब से समय हो रहा है 11:40। ठीक है, तो जो जो भी क्वेश्चन दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे करीब में आपका अमन कुमार है, अफसाना है, देवाशीष है, आशीष कुमार है। इन बंधु का जो है नाम नहीं है तो इन्होंने भी क्वेश्चन भेजा था। इसके अलावा सरिकारा है, पूजा है, शुभम, इस प्रकार से दीपक है। ये सभी के सभी जो है क्वेश्चन दिए हैं, तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक बच्चे अफसाना है जिन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं कि GK में 22 से जो है हमने किया है ना। इंग्लिश का जो है, आप अगर इंग्लिश किसी प्रकार की टीचर चाह रहे हैं मेरे जैसा, मैं तो कोई टीचर हूँ ही नहीं एक्चुअली, है ना, मैं तो आपके जैसा ही हूँ। अगर अंग्रेजी आपको अच्छे से पढ़ना है तो मेरे ख्याल में एक अच्छा टीचर है यूट्यूब के ऊपर। भले सर के व्यू बहुत कम आते हैं लेकिन सर एक अच्छे व्यक्तित्व पर्सन है ना। आपको उनका बात जो है सुनना चाहिए, है ना। द बेस्ट टीचर, इंग्लिश का बेस्ट टीचर, नाम ही इनका चैनल का ही नाम है, द इंग्लिश बेस्ट टीचर अजय कुमार, है ना। दिल्ली मुखर्जी नगर से सर पढ़ाते हैं। व्यू बहुत कम रहते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं इनका वीडियो, लेकिन जो निरंतर देखेंगे हमको लगता है वो अंग्रेजी में अच्छे कर पाएंगे। पेड भी चलाते हैं सर और फ्री भी चलाते हैं, है ना। पहला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था, वेटिंग फॉर वीजा किसकी प्रमुख पुस्तक है। वैसे अंग्रेजी में अगर आपको तैयारी करना है तो जनरली आप अगर ठान ले कि हमें तैयारी करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी अच्छे खासे जो है स्कोर कर सकते हैं, CGL लेवल तक भी। अगर आपने पिछले 5 साल के अच्छे से अंग्रेजी की प्रीवियस ईयर कर लिया, एक ब्लैक बुक नामक किताब आता है, इनका आपने वोकैब कर लिया, और एक नीतू मैम का वॉल्यूम 1 आता है, उनको अगर आपने देख लिया तो मेरे हिसाब से अंग्रेजी आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। तो मैडम आप देख लीजिएगा, इतना जो मैंने किताब वगैरह बताया वो सब में से आप कर सकते हैं। पहला एक प्रश्न पूछा था, वेटिंग फॉर वीजा किसकी प्रमुख पुस्तक है। तो वेटिंग फॉर वीजा जो है ये भीमराव अंबेडकर साहब का है, और मैंने इस क्वेश्चन में जो है आपको बहुत जोर से बताया था दोस्तों कि ये क्वेश्चन आज नहीं तो कल छपेगी, क्योंकि ये आपको याद होगा GD 2022 में ये किताब ने कम से कम 13 बार एग्जाम में दस्तक दिया। ठीक है भाई, तो वेटिंग फॉर वीजा आज आ गया, है ना। मंदिर प्रवेश जो आंदोलन है ये भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा ही चलाया गया था, ये तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा भारत के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 जो लंदन में हुए थे RMJ मैकडोनाल्ड के समय, तो इसमें भीमराव अंबेडकर साहब ने ही भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर को आधुनिक संविधान का शिल्पकार या संविधान निर्माता कहा जाता है। महात्मा गांधी के साथ 1932 में पूना पैक्ट किए थे। तो ये कुछ थे आपके भीमराव अंबेडकर साहब से जुड़े हुए जानकारी, जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा छौ नृत्य किस राज्य में नहीं किया जाता है। मैंने आपको बताया है, जगह सहित बताया है भाई। सरायकेला का छौ झारखंड, पुरुलिया का छौ है ना पश्चिम बंगाल, और मयूरभंज का छौ आपका ओडिशा। इन तीनों के अलावा MP स्टेट दिया गया था, जो MP राइट आंसर हो जाएगा। MP में छौ नृत्य का जो है ना, मतलब मान्यता प्राप्त नहीं है कि MP का ये नृत्य है। वैसे करने को तो मैं महाराष्ट्र में भी छौ कर लूं, है ना, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं होते ना भाई। वो बोलते हैं ना कि दिवाली में आप होली खेलोगे तो आपको कोई नहीं देखेगा, है ना। तो इसी प्रकार से, है ना, तो नृत्य तो कहीं भी हो सकता है लेकिन इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं इस स्टेट को, तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो सकता है। छौ नृत्य जो है 3 रूप से होती है, 3 स्टेट में बता दिया नाम के साथ, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। छौ नृत्य में भारत को जो है इसे हाफ शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। और शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाता है कितने हैं तो आपको बताना है जी 8 है। ये 8 कौन है, एक सांस में बोलना है। मोहिनीअट्टम, कथकली, है ना, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, सतरिया, ओडिसी, है ना, इस प्रकार से। ठीक है भाई। इसके अलावा
साधारणतः छौ में मुखौटों का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मयूरभंज का छौ है जो आपके ओडिशा में होंगे ना, तो यहाँ पे मुखौटों का इस्तेमाल नहीं होता। इस प्रकार का मुखौटा होता है, तो इस मुखौटा का इस्तेमाल जो है आपका जो है मयूरभंज का छौ होता है उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, अच्छा एक मुखौटा का बात आया तो मुखौटा से और समझ लीजिए, एक मुखौटा नृत्य होती है जो आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, इसे युद्ध नृत्य का संज्ञा भी दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बेरी मार्शल और के रॉबिन ने किस बैक्टीरिया की खोज की जो माउथ अल्सर के लिए, जो मुंह में छाला पड़ जाता है और आप भोजन करेंगे तो आपका भोजन जो है तीखा नहीं भी होगा फिर भी आपको तीखा लगेगा, है ना, क्योंकि छाले होते हैं मुंह में, जिसे माउथ अल्सर कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है ये मानव के पेट में भी रह सकते हैं, तो इसकी खोज बेरी मार्शल ने किया था। तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है एग्जामिनर ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे ख्याल में। तो ये आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका नाम होता है, पाइलोरी, है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका नाम होता है, जो आपके माउथ अल्सर का कारण बनता है। गांव घर में भी आप देखेंगे, अगर मान लीजिए आप सफर कर रहे हैं और अगर आपको नित्य क्रिया करने में अगर जो टाइम है उसमें भी अगर आपको देरी हो जाता है तो मुंह में छाले आ जाते हैं। तो ये जो छाला आता है इसके लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेवार है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है भाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये बैक्टीरिया है, इनका खोज कौन किए थे, तो हैंसन नामक किए थे। ये किसके लिए जिम्मेवार है, कौन से रोग होते हैं इससे, तो कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग आपने जानते ही होंगे, ये लॉन्ग टर्म की बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, कुष्ठ रोग। इसके खोज हैंसन ने किया था, इसीलिए इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है और कुष्ठ रोग को लेप्रोसी भी कहते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा कोलिस्ट्रीडियम टेटनी, ये क्या होता है, कोलिस्ट्रीडियम टेटनी एक बैक्टीरिया की नाम है, इससे टेटनस नामक बीमारी होती है। जब कोई लोहे की वस्तु या फिर रस्ट वाला वस्तु जो है आपके ब्लड में समा जाता है तो जो है टेटनस नामक बीमारी हो जाती है, जो कोलिस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होती है। और टेटनस बीमारी जब आगे बढ़ जाता है तो इसे लॉकजा भी कहते हैं। इसके अलावा सल्मोनेला टाइफी, ये क्या होती है भाई, टाइफाइड नामक बीमारी होती है सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। इसके अलावा अगर आप विषाणु में आएंगे तो इन्फ्लुएंजा, चेचक, हेपेटाइटिस, है ना, छोटी माता, है ना, चिकन पॉक्स, है ना, जॉन्डिस, ये सब किसकी बीमारी भाई, ये सब विषाणु की बीमारी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और सबसे महामारी कौन सा, एड्स, है ना भाई। इसके अलावा सैफ 2021 भारत ने किस देश को हराया, चार चीज हमेशा रिपीट कर रहा हूं 4 दिनों से और यही चारों में से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये काला जवान भी नहीं, कभी कभी अच्छा बात भी बोल देते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये जो है आपका सैफ जो है आपका 2021 ये आपका सबसे पहले बेंगलुरु में हुआ, जो कुवैत को हराया है कौन, भारत ने। और ये भारत की 9वीं टाइटल थी, ये भी बता दिया। आने वाले शिफ्ट में यहां से भी हो सकता है कि कौन से टाइटल था, एग्जामिनर का कोई भरोसा है जी। इसके अलावा एक मैंने बताया कि पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप और महिला जूनियर एशिया हॉकी, है ना, तो दोनों के विजेता भारत, दोनों अलग अलग ओमान और जापान में हुए, एक में कोरिया हारे, एक में पाकिस्तान हारे, ये बता दिया था। और यहां से आज फिर क्वेश्चन आए हैं, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो सैफ 2021 चैंपियनशिप हुआ ये बेंगलुरु में हुआ, विजेता रहा भारत, उप विजेता रहा कौन सा भाई, जिसको हराएगा वही उप विजेता रहेगा भाई, कुवैत। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 ये कहां पे हुआ था, महाराष्ट्र, गोवा और भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, इसके विजेता आपका रहा था स्पेन, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 कहां हुआ, यही मैं अभी बात कर रहा था, तो ये आपका ओमान में हुआ था। विजेता कौन रहे, अपना भारत, उप विजेता कौन रहा, पाकू, है ना। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 विजेता कौन रहे, अपना भारत, और उप विजेता कौन रहे भैया, तो कोरिया, है ना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये मैच कहां पे हुआ था, जापान में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जापान के जो हिरोशिमा है वहां पे अभी अभी जो है गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। तो आने वाले जो दिल्ली पुलिस है वहां पे ये क्वेश्चन सटीक रख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा ये। इसके अलावा महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के विजेता बता ही दिए। इसके अलावा फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप ये कहां पे हुआ दादा, तो ये अर्जेंटीना में हुआ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस मैच को पहले इंडोनेशिया में 2023 में कराए जाने की बात करी गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसकी वेन्यू में चेंजेस किया गया और इंडोनेशिया के जगह अर्जेंटीना को सिलेक्ट किया गया। और अर्जेंटीना में यह मैच हुई अंडर 20 फीफा वाला, जिसमें विजेता आपका उरुग्वे रहा। उरुग्वे को आप जानते हैं ना, जो मेन वाला फीफा है इनके प्रथम होल्डर जो मतलब विजेता है ये उरुग्वे ही है, और अभी अभी अंडर 20 भी जीत लिया
या उरुग्वे, है ना। इसके अलावा किसको हराया था उरुग्वे, तो इटली को हराया था। देखिए एक इंपॉर्टेंट और रहेगा दिल्ली पुलिस और CHSL और CGL मेंस के लिए, ये फीफा वर्ल्ड कप जो महिला वाला हुआ है 2023 में, सबसे पहले वेन्यू पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बताना है। कहां बताना है भाई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बताना है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निर्मला पनिकर का संबंध आपसे पूछ लिया था। निर्मला पनिकर रिपीट किया गया क्वेश्चन है। निर्मला पनिकर वैसे तो भरतनाट्यम भी कर लेती है, लेकिन वही अभी मैंने बताया ना कि आप दिवाली में होली खेलोगे तो आपको लोग अच्छा नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये तो कर तो लेती है, भरतनाट्यम भी सीखी थी, लेकिन जो फेमस महारत हासिल है ये आपका मोहिनीअट्टम में होगा। तो अगर ऑप्शन में मोहिनीअट्टम नहीं है तो भरतनाट्यम सही रहेगा, ठीक है भाई। तो मोहिनीअट्टम इसका राइट आंसर होगा अगर ऑप्शन में है तो, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। देखिए अकेला केरल जो है ये दो शास्त्रीय नृत्य लेके बैठे हैं, एगो कथकली और एगो मोहिनीअट्टम। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ये केरल के पास दोनों वो नृत्य है, ठीक है। और आपका जो 8 गो में 2 गो केरले खा गया शास्त्रीय नृत्य, है ना। तो जो मोहिनीअट्टम है ना ये इसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती है, कोई पुरुष भाग नहीं लेती है। इसे जादू गोरनी का नृत्य कहा जाता है, क्योंकि भगवान जो विष्णु है ना इसमें मोहिनी स्वरूप आपने भी देखा होगा, जो भस्मासुर को माथे पे हाथ रखने के लिए कहते हैं कि भाई डांस तो ऐसे किया जाता है, भस्मासुर माथे पे हाथ रखा भस्म भ्रूम, है ना। तो इसी प्रकार से ये मोहिनी का जो है इसमें चित्रण किया जाता है। इसके अलावा डिस्टिंक्ट का एंटोनिम पूछा है। देखिए डिस्टिंक्ट का एंटोनिम पूछा है। डिस्टिंक्ट आप लोग तो जानते ही होंगे, डिस्टिंक्ट भाई काफी है ना व्याप्त होते हैं। इसके अलावा अलग भी होता है, पृथक भी कह सकते हैं डिस्टिंक्ट को, ठीक है। इसके अलावा कॉस्मोपॉलिटन का OWS पूछा है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है, जो सबके द्वारा पसंद किया जा सके, सर्वदेशीय हो जाएगा, है ना, सर्वदेशीय हो जाएगा, जो सबको पसंद करता हो, मतलब मेन जो भी आपका इस प्रकार का ऑप्शन मिलता जुलता होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मोपॉलिटन, है ना। विश्वमित्रीय भी कहते हैं इसे। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है भाई, शहनाई से। शहनाई को कब 2021 में बिस्मिल्लाह खां साहब को कौन सा अवार्ड, तो भारत रत्न, किसके साथ, लता मंगेशकर के साथ। और ये प्रश्न अलग से भी पूछा गया है कि लता मंगेशकर को कब मिला, ठीक है भाई। और बिस्मिल्लाह खां साहब कहां के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे, डुमरांव के। इसके अलावा मंगल पांडे के जो इन्फेंट्री है वो किससे संबंधित था, मतलब किस नंबर के इन्फेंट्री था, कौन से नंबर के थे। देखिए आपके ऑप्शन में 57 दिया गया था, 34 दिया गया था, 35 दिया गया था और 21 दिया गया था शायद, ठीक है। एक ऑप्शन पता नहीं, 3 ऑप्शन बच्चे भेजे, अफसाना नाम है जिन बच्चे का, है ना। तो ये आपका 34वीं रेजिमेंट से थे आपके मंगल पांडे साहब। और एक दिन नहीं, जब भी मैंने 1857 के विद्रोह का बात किया तब भी मैं इस चीज को बताया, और मैं कारण परिणाम दोनों बताया, बायासराय बताया, कब युद्ध भड़का ये बताया, किस लिए हुआ था ये भी बताया, है। मैं फिर से बताता हूं, मंगल पांडे की इन्फेंट्री जो थे ये 24वें रेजिमेंट से थे, है ना। 1857 के विद्रोह मंगल पांडे ने ही शुरू किया था, ऐसा नहीं कि मंगल पांडे ने ही शुरू किया था। शुरू करने तो बहुत सारे सामूहिक रूप से हुए थे, जो मार्च में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो आग भड़की ना, आग जो लपट लगी कि भाई एकदम जो है अब ये विद्रोह उफान पे आ गई, तो कब आया था भाई, तो ये 10 मई 1857 को आया था। कहां से, मेरठ से। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, कैनिंग। बाद में यही क्या बना, बायासराय बना, भारत के बायासराय बना। जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके समय भी ये कैनिंग ही था, यानी कैनिंग जो आया ना तो उस समय जो है हमने बहुत बार साहस किया इनको खदेड़ने का। इनके अलावा 1857 के विद्रोह के कारण क्या था भाई, चर्बी वाला कारतूस जिसे दांत से खींचना होता था, जो मुख्य कारण बना आपका इस विद्रोह का, है ना। इसके अलावा इसके परिणाम क्या हुए, तो परिणाम क्या हुए कि भाई अंग्रेज ने सोचा कि भाई ये इतनी ज्यादा, है ना, तादाद में विद्रोह किए हैं लोग, आगामी 1-2 बार और करेंगे तो हमारा तो सुपरा साफ हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनसे अपनी जो शासन व्यवस्था यानी भारत पर हुकूमत करने का जो पावर है ये ब्रिटिश क्राउन अपने अंतर्गत ले गया, और ब्रिटेन से हमारा जो है शासन व्यवस्था हम लोगों के ऊपर हैंडल होने लगा। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि राजगीर में जो धाम महोत्सव लगता है ये किस स्टेट से संबंधित है, यानी राजगीर महोत्सव मेला जो लगती है ये किस स्टेट से संबंधित है। स्टेट से स्पष्ट है भाई कि ये बिहार में है। और जो बच्चे अभी आपने देखा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शुभम नाम था शायद, है ना। तो ये जो है आपके बिहार, ये इन्होंने क्वेश्चन लिखा है सर मैं राजगीर से ही हूँ, ठीक है भाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, तो भाई आपकी लक, है ना। आपके घर से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया गया। उसी प्रकार से एक अर्पित है, आप देखते होंगे टेलीग्राम पे, है ना, अर्पित गुप्ता, है ना, ये कानपुर के
हैं और एक दिन आपसे जो है भीतरगांव मंदिर पूछ दिया गया था। तो ऐसे होते हैं कभी कभी लक भाई। इसके अलावा प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजात शत्रु ने राजगीर में ही कराया था। इसके अलावा बिहार में और भी बहुत सारे बौद्ध से जुड़ा हुआ चीज है, जैसे बराबर की गुफा है ना, जैसे बराबर की गुफा है। इनके अलावा आपका जो है केसरिया स्तूप है, ये सब भी आपका बिहार में ही स्थित है। बिहार में आपका गोलघर है पटना में। बिहार में आपका बुद्धा पार्क है, सभी लोग गए होंगे है ना, बुद्धा पार्क है ना, जो बच्चे पढ़ते हैं जनरली जाते हैं भाई, हंसने की कोई बात नहीं है, बुद्धा पार्क। इसके अलावा बिहार में आपका एक और है, ये क्या बोलते हैं, गोलघर बता दिया क्या, हाँ पत्थर की मस्जिद, ये पूछता है एग्जाम में, पत्थर की मस्जिद बिहार में है ना। इसके अलावा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में विनेश फोगाट को कुल कितना मेडल मिला, जो ऐसे करने या फिर इतने पदक पाने वाली प्रथम महिला बनी थी। देखिए क्वेश्चन बड़ा लॉजिकली है। तो इसमें 2 पदक मिले थे विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट जानते हैं ना, है ना भैया, विनेश फोगाट। आपने फोगाट के नाम से एक पिक्चर भी देखा होगा, देखिए कौन सा, वो वाला नैना वाला गीत है ना, आमिर खान वाला। आमिर खान का कौन सा पिक्चर है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें नैना वाला गीत है ना। तो उसमें जो है फोगाट को मतलब दूसरा फोगाट नाम रहता है लेकिन दर्शाया गया है। इसके अलावा विनेश फोगाट जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। आने वाले एग्जाम में रीड बनेगा, ये कौन है भाई, अंतिम पंघाल। देखिए वो अमित पंघाल भी है और वो अंतिम पंघाल भी है। तो अंतिम पंघाल मतलब लेडीज है, लड़की है, और अमित पंघाल मतलब जेंट्स है ना। इनका मैंने थोड़ा सा पढ़ा था बायोपिक। ये जो है अपने भाई बहन में सबसे छोटे हैं, इसीलिए इनका माता पिता ने इनका नाम अंतिम रखा है, लेकिन काम बड़ा फर्स्ट किया है। इसके अलावा राजघाट कहाँ स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है राजघाट, है ना। ये आपका जो है महात्मा गांधी जी के जो है आपके समाधि हैं। इनके अलावा चैत्र भूमि, ये चेत्रा भूमि या चन्ना भूमि, ये कहाँ पे है, तो भीमराव अंबेडकर साहब की समाधि है। ये आपका मुंबई में दादर जगह है, वहीं पर है। इसके अलावा महाप्रयाण घाट, ये कहाँ पे है, पटना में बांस घाट के पास महाप्रयाण घाट, बाबू राजेंद्र प्रसाद की समाधि है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह कौन से 2 शास्त्रीय नृत्य कर लेती है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने आपको कई ऐसे नर्तकी के बारे में बताया जो 1 से अधिक नृत्य कर लेती है। सोनल मानसिंह, है ना, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये सब 1 से अधिक नृत्य कर लेती है। हेमा मालिनी, हेमा मालिनी को भी रख लीजिएगा भाई, ये भी 1 से अधिक शास्त्रीय नृत्य जानती है, ठीक है। तो उसमें सोनल मानसिंह का आपका पूछा है, तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी कर लेती है। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस किस लिए ये, तो ओडिसी के लिए है, ठीक है। सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो अपने आप में यानी नृत्यांगना में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने की जो है कीर्तिमान इन्होंने रची थी। इसके अलावा 2011 में जनगणना देश की कितनी थी, ये आपसे पूछा है, लगभग में दिया गया था। मैं आपको एग्जैक्ट ही बताता हूं, 1.21 अरब था, यानी 121 करोड़ के लगभग जो है हमारी जनगणना में जो है 2011 में हम लोग थे, ठीक है। अब तो हम 142 हो गए हैं। यह अंदाजा कौन लगाया है, तो यह अंदाजा हमारा यूएनओ लगाए हैं, यूएनओ, और इसी के साथ हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। चलो कहीं तो छोड़ा पीछे ना। इसके अलावा पुरुष की जनसंख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे 62 है ना, 62 करोड़ के समथिंग, 58 करोड़ के समथिंग महिला का है। यहाँ से तो अब नहीं पूछेगा कि पुरुष कितना है महिला कितना है, लेकिन एक चीज 2-3 चीज जरूर पूछेगा, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है भाई, ये लिखे पे मत जाइएगा, है ना, ये थोड़ा किताब जो है लो लेवल का है तो अलग से लिखा गया। 17.64% आपका दशकीय वृद्धि है। सबसे कम दशकीय वृद्धि तो नागालैंड का रहा था -0.6%। इसके अलावा साक्षरता दर 74.04%, मेल साक्षरता 82.14%, फीमेल साक्षरता 65.46%, है ना। फर्टिलिटी रेट अगर 2011 में पूछता है तो 2.4 के समीप जो ऑप्शन रहेगा वो मारिएगा। 2015 के अनुसार पूछता है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट 2015 के अनुसार सीजीएल में पूछ चुका है, तो 2.2 मारिएगा। अभी के हिसाब से अगर फर्टिलिटी रेट पूछ दे तो 2.2 या 2.1 मारिएगा, है ना भाई। तो ये सब कुछ लॉजिकली बातें हैं जो आपको बताना है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व तो 382 है ना, और सेक्स रेशियो 943 है ना। ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका सेक्स रेशियो है 949 है, और शहरी क्षेत्र में जो सेक्स रेशियो है 929 है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं हमारे मेरे भाई मेरे बंधु, इस प्रकार से आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या तो जानते ही हैं उत्तर प्रदेश, और सबसे
सबसे कम सिक्किम में है। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता पोस्ट के लिए जो चुनाव हुआ था, महात्मा गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को खड़े किए थे। अगर कल हो के कोई एग्जाम में आपसे पूछे कि पट्टाभी सीतारामैया को है ना कैंडिडेट बनाने में किसका योगदान था, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी का। ठीक है भाई, तो महात्मा गांधी ने इन्हें खड़ा किए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, तो भाई दो ही आदमी रहते थे राष्ट्रपति के चुनाव में, कितने आदमी जनरली खड़ा, 2 आदमी। तो वैसे ही तो है ना, तो आपका जो है पट्टाभी सीतारामैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस जो है आपका 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता पोस्ट के लिए चुनाव जीते थे। सुभाष चंद्र बोस साहब कांग्रेस से निकलकर कौन सा अपना दल बनाए थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास साहब। चित्तरंजन दास साहब एक है, और एक आपका चित्तरंजन दास को क्या कहते हैं, देश बंधु चित्तरंजन दास। और दीन बंधु किसे कहते हैं, CF एंड्रयूज। दोनों को ध्यान रखेंगे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज दल की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन जब 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के कारण बंद कर दिया था महात्मा गांधी ने, तब। ठीक है, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है भाई, अरुंधति राय है। कितनी दफा बताएं, कई दफा बताएं, है ना। इसके अलावा अरुंधति राय की अन्य पुस्तक में आएंगे द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, BBI करके रखेंगे इसको, वार टॉक, है ना, वार टॉक। इसके लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, अभी ऊपर ही जिक्र कर लिया। फिर भी संगीत के क्षेत्र में किसे किसे भारत रत्न मिला है, 1998 में आप M सुब्बालक्ष्मी मैडम कर्नाटक संगीत के लिए। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब को 99 में, है ना, सारंग सितार के क्षेत्र में, माफ कीजिएगा। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी 2009, है ना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। 2019 भूपेन हजारिका साहब। भूपेन हजारिका साहब वर्सटाइल हैं, गायक भी हैं, एक्टर भी हैं, बहुत सारे चीज है, संगीतकार भी, गीतकार भी। इसके अलावा मैक्रो फाइनेंस से एक प्रश्न आया है। अब मैक्रो फाइनेंस से प्रश्न क्या है, क्लियर नहीं है, लेकिन मैक्रो फाइनेंस कंपनी कम आय वाले परिवार को वित्तीय लाभ यानी लोन देते हैं। मैक्रो फाइनेंस कंपनी RBI के अंडर रह के काम करते हैं। मैक्रो फाइनेंस कंपनी की पहली बार पेशकश मोहम्मद यूनिस, जो बांग्लादेश के एक मतलब जाने माने हस्ती है, जिन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंड भी किया था, मतलब फाउंडर भी है ना, इन्होंने जो है पेशकश दिए थे इस पे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक आपसे पूछा गया है कि संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है। एक बच्चे बोल रहे हैं कि आर्टिकल 29 पूछे गए। दोनों बच्चे की बात सुन लेता हूं मैंने, है ना। तो भाई जो संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करी गई है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 29-30 में करी गई है। इससे क्या होती है कि जो मतलब समाज में कमजोर वर्ग है ना, SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो उनकी जो कल्चर है, उनको जो मतलब आगे बढ़ना, उसमें कोई रुकावट न हो, यानी इसमें जो है ना मतलब SC ST के हित से संबंधित जो है इस चीज को दिया गया है 29 और 30 में। तो डिपेंड करता है कि आपके लैंग्वेज क्या थे और क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या थे, तो ये क्वेश्चन लगभग क्लियर नहीं है। इसके अलावा आर्म्स एंड लेंथ, एट आर्म्स लेंथ होता है ना। तो आर्म्स एंड लेंथ फिर से पूछा है, तो ये क्या होता है भाई, परहेज करना है, परहेज करना होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो भाई केरल में आती है सबसे पहले मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में अधिकांश वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा का पार्ट अरब सागर से, 40% बंगाल की खाड़ी से। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिंदा मेघालय में जगह है। मेघालय में 3 पहाड़ी गारो खासी जयंती है, इसके कारण ज्यादा वर्षा होती है। भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, ये आपका पश्चिम उत्तर भारत में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ कहां से निकलती है, भूमध्य सागर से निकलती है। भूमध्य सागर किसका भाग है भाई, अटलांटिक महासागर का भाग है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है भाई, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर कहां है भाई, मिस्र में है। सुएज नहर कब बनी थी, 1869 में बनी थी। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 में हुआ था। कौन करवाए थे, कर्नल नासिर करवाए थे सुएज नहर, है ना। तो भाई ये सब जो है इसी फ्लो में निकलना होगा, तभी काम बनेगी, है ना, इसी फ्लो में। और कब निकलती है, जब पूरे मन से पढ़ते हैं तब। इसके अलावा कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है भाई, अब 1 लाख दिन बताएं भाई। कोरबा कहां है ना, कद्रमुख कहां है, पालीताना कहां है, मलाज खंड कहां है, जादूगोरा कहां है, ये सब कोई पूछने की बात है जी। तो कोरबा कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है भाई कोरबा। मलाज खंड ये कहां पे है, तांबा की खनन होती है, कहां पे है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा खेतरी कहां पे भाई, राजस्थान में। क्या होती है यहाँ पे, कॉपर। इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, मकरान, है ना, मकरान। देखिए मकरान तट है जो पाकिस्तान के तट को कहा जाता है। एक मकराना संगमरमर होता है, ठीक है, जो आपके राजस्थान में मिलेंगे, मकराना संगमरमर। देखिए राजस्थान में मार्बल की फैक्ट्री भी बहुत होती है, बहुत मजदूर जो है इसमें काम करते हैं। इसके अलावा कद्रमुख कर्नाटक, ये बादाम पहाड़ी उड़ीसा, ये दोनों लोहा से है। जादूगोरा झारखंड, यूरेनियम, है ना। इसके अलावा झरिया झारखंड, कोयला। एक झारखंड में सिंहभूम रख लीजिएगा, सिंहभूम, है ना, ये किससे भाई, लोहा से। इसके अलावा कोलार गोल्ड फील्ड, KGF रॉकी वाई, ये कहां पे भाई, कर्नाटक, सोना से।
सोना, पन्ना जो है ये पन्ना ये कहाँ है भाई? हीरा से संबंधित है, मध्य प्रदेश में। एक नेपानगर है मध्य प्रदेश में, नेपानगर, ये अखबारी कागज से संबंधित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, नेपानगर। इसके अलावा जूट के उत्पादन में बिहार और पश्चिम बंगाल की जगह होंगे भाई, तो इस प्रकार से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम बंदरगाह पूछा है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय बंदरगाह है विशाखापट्टनम। अब पूर्वी तटीय बंदरगाह और पश्चिमी तटीय बंदरगाह किसे कहते हैं? तो जो भी बंदरगाह है ना, जो भी बंदरगाह भारत के इस पार्ट में है ना, ये पूर्वी तटीय है, जो इधर है ये पश्चिमी तटीय है। तो इधर आएंगे तो इधर क्या है? अरब सागर है, इधर जाएंगे तो क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और इधर हम लोग क्या है? इधर पाकिस्तान है, इधर क्या है? अफगानिस्तान, इधर क्या है? हिंदू कुश पर्वत है, इधर क्या है? नेपाल है ना, इधर क्या है? नेपाल है, इधर क्या है? बिहार है, इधर क्या है? उत्तर प्रदेश है, इधर क्या है? इधर उत्तराखंड है ना, यहाँ बरका क्या है? मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या है ना? राजस्थान। इस प्रकार से आप भारत की मैप अगर याद रखते हैं, बहुत सारे काम चीज जो है आपको याद हो जाएगा। देखिए ड्राइंग नहीं आता है तो क्या हुआ, मैं मन में ही ड्राइंग याद रख लिया हूं दोस्तों, ठीक है भाई, है ना। तो अपनी कमी को किसी भी तरीके से जो है आप छुपा सकते हैं अच्छा करके, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि देखने में ही सुंदर होना चाहिए, काम भी सुंदर करके आप सुंदर बन सकते हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी तट की बंदरगाह है ये कहां पे भाई? अरब सागर में, बता ही दिया, जैसा कि अभी मैंने टूटा फूटा ड्राइंग से समझा दिया था भाई। इसके अलावा एक जेएनपीटी है, जेएनपीटी के बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जेएनपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, क्योंकि जेएनपीटी जो है ना ये बहुत बड़े बंदरगाह है इंडिया का, है ना। यहाँ से काफी सारे जो कंटेनर वगैरह होते हैं, आपने मालगाड़ी में कंटेनर देखा होगा, यहाँ से लोड होती है भाई, है ना। ये हमारे आंखों देखा हाल वाली है, इसीलिए बता रहा हूँ, है ना। तो ये आपका क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट होता है जेएनपीटी, है ना भाई, ठीक है। तो दोस्तों अच्छा, एक एंजाइटी का एंटोनिम पूछा गया। एंजाइटी मतलब क्या होता है? दुख, तकलीफ, पीड़ा, है ना, माथा दुखाना, एंजाइटी फील कर रहा हूं, है ना। तो इसका उल्टा रिलैक्स हो जाएगा, ईज हो जाएगा, है ना। डिजीज हो जाता है तो बीमार, या ईज हो जाता है तो रिलैक्सेशन, है ना। तो ये सब आया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में। मिलेंगे अगले शिफ्ट में। जय हिंद दोस्तों। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मिलेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो 3-4 क्लास बच गए हैं आपका, मैं 2-3 दिन में कल 2 क्लास लेकर के आऊंगा, है ना, और खत्म कर दूंगा। इसके बाद मैं दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी इन दोनों पे विशेष फोकस करूंगा। तो जो बच्चे इच्छुक हैं वो इस वीडियो में मैसेज करें कि हाँ भाई चलाइए, है ना। इसके लिए भी पीडीएफ वाली व्यवस्था रहेगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जैसा कि आपने एमटीएस में फायदा करा के दिया उसी प्रकार से रहेगा, है ना। तो आप लोग मैसेज कीजिएगा कि कितने लोग जो है दिल्ली पुलिस और जीडी के लिए चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।